देखिए सीपीसी जो होता है बहुत फेयरली इजी है समझने के लिए। सिविल प्रोसीजर कोड मतलब जो सिविल केसेस होते हैं वो कैसे चलेंगे इसका ये प्रोसेस होता है। तो जो ऑर्डर जो होते हैं वो बेसिकली बताता है कि क्या प्रोसेस है, और जो रूल्स होते हैं वही उस ऑर्डर्स को ज्यादा क्लियरली डिफाइन करता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑर्डर 1 की बात करें, पार्टीज टू द सूट, तो ये उसका ऑर्डर हुआ। अब उसके रूल्स पे अगर हम जाएंगे तो वो डिफाइन करेगा कौन पार्टीज हो सकता है, कौन पार्टीज नहीं हो सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो रूल्स ज्यादा उसमें क्लियर कट करके आता है। तो समझना बहुत इजी है। सीपीसी को अगर हम एक केस को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम ऑर्डर्स को भी हम बहुत आराम से और इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 1 पे हम। व्हाट इज ऑर्डर 1? ऑर्डर 1 इज द पार्टीज टू द सूट। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, एबीसी एंड अदर्स ये प्लेंटिफ है, एक्स वाई जेड एंड अदर्स ये डिफेंडेंट है। तो एबीसी एंड अदर्स और एक्स वाई जेड एंड अदर्स वो कौन हो? ये दे बिकम द पार्टीज ऑफ द सूट। और व्हाट आर द पार्टीज ऑफ द सूट? दे आर द दैट इज द ऑर्डर 1 ऑफ सीपीसी। वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स दे आर द पार्टीज ऑफ द सूट, एंड पार्टीज ऑफ द सूट्स आर ऑर्डर 1। अब आते हैं ऑर्डर 2 पे। व्हाट इज ऑर्डर 2? ऑर्डर 2 इज द फ्रेम ऑफ द सूट, कॉज ऑफ एक्शन, इन द सेंस कि अब एबीसी ने केस फाइल कर रहे हैं एक्स वाई जेड के अगेंस्ट में। क्यों? कारण क्या है, किस कारण से वो फाइल कर रहे हैं, क्या कॉज ऑफ एक्शंस हुए हैं बेसिकली। तो उस वो जो होता है वो आपका ऑर्डर 2 हो जाता है। पहले तो पार्टीज पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, अब वो लड़ाई झगड़ा का जो कारण है वो आपका ऑर्डर 2 हो गया है। ऑर्डर 3, अब पार्टीज आ गए हैं, कारण बन गया है, अब कोर्ट जाना है। कोर्ट में कोई उनके लिए अपेयर होना है, कौन अपेयर करेगा? या तो वो खुद जाके कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं या फिर कोई वकील को रख सकते हैं। ये क्या हो गया? ये आपका ऑर्डर 3 हो गया। रिकॉग्नाइज एजेंट, दैट इज ऑर्डर 3, which can be an advocate and also a person in person also। प्लेंटिफ खुद भी अपेयर हो सकता है, डिफेंडेंट्स भी खुद अपेयर हो सकते हैं। तो ये आपके ऑर्डर 3 में आते हैं। हम आते हैं ऑर्डर 4 पे। ऑर्डर 4 इज इंस्टीट्यूट ऑफ सूट या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ सूट। अब वकील को कर लिया है तो या आप खुद कर रहे हैं, तो आपके बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा जो हुई है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, तो केस को जाके कोर्ट में रजिस्टर करवाओगे ना, तो वो दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट सूट इज कॉल्ड ऑर्डर 4। नो ऑर्डर 5, अब आपने केस फाइल कर दिया है, जो डिफेंडेंट है या अपोजिट पार्टी, उसको कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर में केस हुआ है? समन्स जाएगा। तो ये प्रोसेस ऑफ समन्स जो है वो ऑर्डर 5 में बताया जाता है कि कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। आते हैं ऑर्डर 6 में, प्लीडिंग्स। अब प्लेंटिफ को जो जो भी परेशानी डिफेंडेंट्स है या उसके साथ में जो जो भी हुआ है वो अपने प्लीडिंग्स में लिखता है, या मतलब वो अपना केस जो बनाता है उसको प्लीडिंग्स बोला जाता है। इसमें उसको मटेरियल फैक्ट्स बताना होता है और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आता है, उसी फॉर्मेट में उसको डालना होता है, और कुछ कुछ पर्टिकुलर्स उसमें होते हैं जो वो उस प्लीडिंग्स में आना ही चाहिए। ये आपका ऑर्डर 6 हो जाता है। ऑर्डर 7, प्लेंट। अब जो उसने केस जो बनाया है, जो प्लीडिंग्स बनाई है, उस केस के साथ में बहुत सारी चीज होना होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स होना होता है, समन्स होना होता है। ये जो आते हैं इस पूरे सारे जो सेट होता है केस का, ये केस फाइल जिसे हम बोलते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्लेंट। अब जब प्लेंट हो गया तो ऑर्डर 8 के तहत में आता है रिटन स्टेटमेंट। तो जैसा प्लीडिंग्स के पर्टिकुलर्स बताने का बताया गया कैसे कैसे होना है, उसी तरह ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट या सेट ऑफ या काउंटर क्लेम्स में क्या क्या पर्टिकुलर्स होना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट है, वो ऑर्डर 8 में बताया गया है। ऑर्डर 9, अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। अगर दोनों ही पार्टी में से कोई एक कोर्ट में नहीं होती है तो उसका क्या होगा? एक्स पार्टी क्या होती है, डिसमिसल कैसे होता है? अगर कोई पार्टी कोर्ट में अपेयर नहीं हो रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है, वो ऑर्डर 9 में बताया गया है। ऑर्डर 10, ये ऑर्डर 10 जो होता है ये केस की या सूट की फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होती है, जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही कोर्ट में आ जाते हैं। इसमें जो प्लीडिंग्स है, जो प्लेंटिफ का जो केस है, वो डिफेंडेंट से पूछा जाता है कि वो कितना हद तक उस केस को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर ये लगता है कि डिफेंडेंट काफी हद तक प्लेंटिफ के केस को मान रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो अधिकतर वो केस फिर रिकंसिलिएशन के लिए या मीडिएशन के लिए भेज दिया जाता है। अगर नहीं मानते तो फिर कोर्ट का जो प्रोसेस जो होता है वो चलता है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर जो कोर्ट का होता है, ऑर्डर 10 के तहत में ये पूछा जाता है कि कितना हद तक ये केस एडमिट हुआ है, whether the case has been admitted by the defendant or not. So that admissibility of the pleadings and the denial is comes under order 10 of CPC. So I hope आपको ऑर्डर 1 to 10 CPC समझ में आ गया है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। बेसिकली अगर हम देखें तो जो ऑर्डर 1 से 10 है, ये
उसमें कुछ हद तक केस फाइल करने से पहले के प्रोसेस और केस फाइल करने के कुछ स्टेप्स इसमें डाले गए हैं, मतलब थोड़े से इधर के और थोड़े से इस साइड्स के इसमें आए हुए हैं। रूल्स अब जब हम इसको पढ़ते हैं तब हमें ज्यादा और क्लैरिटी आ जाती है ऑर्डर्स के बारे में। अगर आप रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मेरी यूट्यूब चैनल की जो मेंबरशिप है वो लेना पड़ेगा। वो 500 रुपीज का है, बहुत ही मैंने रीजनेबल रखा हुआ है और उसमें मैं बहुत डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है रूल्स को लेकर, हर एक ऑर्डर और उसके रूल्स को लेके डाला हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी इसमें अच्छे से समझ में आया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट इज ऑर्डर 11 to order 20 on my next video. Thank you.